I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of the class 10th subject size. वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आपको प्रतिरोध बताया था क्या होता है। किसी भी चालक के अंदर जब करंट के रास्ते में रुकावट पैदा होती है तो उसको प्रतिरोध बोला जाता है। ओके, तो आज हम ये देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध डिपेंड करेगा। यह पाया गया है कि जब तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो एमीटर का पठ्यांक आधा हो जाता है। अब देखो तार की लंबाई आपने क्या कर दी, लंबी कर दी, तो जो उसका एमीटर का पठ्यांक है वो कम हो गया, एमीटर की रीडिंग है वो कम होगी। इसका मतलब क्या है कि करंट कम पैदा हो रहा है, करंट कम गुजर रहा है। जितनी लंबी वायर करते जा रहे हैं उतना करंट कम होता जा रहा है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पठ्यांक बढ़ जाता है। अब देखो अगर उसी लंबाई नहीं चेंज करें बट मोटी वायर जोड़ दी तो एमीटर की रीडिंग बढ़ गई है। एमीटर के पठ्यांक में जब भी अंतर आता है तब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम के अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है, उसकी अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट होती है उसकी मोटाई कितनी, वायर की मोटाई कितनी है, तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो पदार्थ किससे बना हुआ है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा जितनी आप लंबाई बढ़ाते जाओगे। ये फैक्टरी प्रोपोर्शनल है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, करंट की रुकावट में ज़्यादा होगी। जितनी लंबी वायर होगी करंट उतना ही कम उसमें से पास होगा क्योंकि वो अपने अंदर करंट को संभालेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a का मतलब जितना जो मोटी वायर होगी उतना ही कम उसका प्रतिरोध होगा। मोटी वायर में अंदर कम क्यों होगा? सिंपल सी बात है कि अगर मोटी वायर होगी तो करंट को गुजरने के लिए रास्ता ज़्यादा मिल जाएगा और वो क्या करेगी, जल्दी से पास आउट हो जाएगी उसमें से। समीकरण 12.8 तथा 12.9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय में A, R इज इक्वल टू रो L बाय में A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो रो L बाय में A आएगा। यहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है, इसका मतलब है रो यहाँ पे कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट क्या बताता है, जिसे चालक के पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर। यह किसी पदार्थ का अभी लाक्षणिक गुणधर्म है। कहने का मतलब है कि वो चीज बनी किससे हुई है ये हमें रो से पता चलेगा। यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। यहाँ रो अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधक, अब देखो जो रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है, वो लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है और उसकी मोटाई पे भी डिपेंड कर रहा है। तो एक तीसरी चीज भी है ना जो उस पर डिपेंड करता है, तो वो क्या था, वो था नेचर, कि उसकी प्रकृति कैसी है। वो वायर किस चीज की बनी हुई है, लोहे की, एल्युमिनियम की है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, तो वो रो बताएगा। ठीक है, यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। यह विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पे
उनकी जो धातु और मिश्र धातु उनकी कितनी कम प्रतिरोधकता है। ओके, और ये देखो रबड़ जैसे कांच जो इंसुलेटर उनकी इसीलिए तो ज़्यादा प्रतिरोधकता, क्योंकि उसमें करंट पास नहीं होता। सारणी 12.2 में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। तो उन्होंने बोला जो मिश्र धातु होती हैं उनका जो प्रतिरोधकता होती है उनकी बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ताप पर भी पिघलते नहीं हैं, दहन नहीं करते हो, और इसीलिए उनका उपयोग किया जाता है इस्त्रियों के अंदर। विद्युत इस्त्रियां पता आपको, प्रेस जो होती है, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में भी एकमात्र टंगस्टन का भी उपयोग होता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता, तो ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस पे विद्युत प्रतिरोधकता कई पदार्थों की दे रखी है, ये आपने देखना है। आपको मैं बता दूं कि जो चालक होंगे, जो धातु होंगे, उनके माइनस में होगी, मिश्र धातुओं के बीच में होगी और विद्युत रोधियों की पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे लिखा, आपको इन मानों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन मानों का उपयोग आप आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कर सकते हैं। ये आपको मान दे रखे होंगे जब भी आपको पेपर के अंदर आएंगे। ओके, ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, प्रतिरोधकताओं के निकाय का प्रतिरोध। अब उनको है कि प्रतिरोधकताओं को कैसे कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, कैसे प्रतिरोध जब हम जोड़ते हैं तो क्या फर्क क्या पड़ता है। कुछ अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। हमने यह देखा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्राय प्रतिरोधकताओं की विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकताओं के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जाता है। प्रतिरोधकताओं को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं। एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1 क्या प्रतिरोध पहला, प्रतिरोध दूसरा और R3 प्रतिरोध तीसरा, तीनों प्रतिरोधकताओं को एक सिरे से दूसरे सिरे मिलाकर जोड़ा गया। प्रतिरोधकताओं की इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यह देखो R1, R2 और R3 सीधा अपने जोड़ा है, इसको श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। और अगर आप प्रतिरोधकताओं को ऐसा संयोजन बनाते हैं जिसमें तीनों प्रतिरोध एक बिंदुओं X तथा Y के साथ संयोजित हैं, तो प्रतिरोधकताओं को इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। ओके, तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकता कैसी होती है ये हम कल डिस्कशन करेंगे। आज हमने इतना ही करना, आपने जितना करवाया आपने अच्छे से पढ़ना है कि प्रतिरोधकता किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कारकों पे डिपेंड करती है। तो आपको आज का काम आपका इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।